यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसके प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। बच्चों, पूर्णांक आपका 100 अंकों का होगा और समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। कुछ सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। बच्चों, पूरा मॉडल पेपर मैं उत्तर के साथ आपको बताने वाला हूं, तो सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और अपने साथियों को शेयर जरूर करेंगे। खंड का में बच्चों हम देखेंगे प्रश्न संख्या पहले का प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजन, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू नवीन चंद्र राय। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा संपादित किया गया है। पहले का खा है खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है सतसई, प्रेम सागर, पृथ्वीराज रासो, गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा को माना जाता है। कमेंट करके आप बताएंगे बच्चों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले का गा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? चंद छंद, वर्णन की महिमा, रानी केतकी की कहानी, वर्ण रत्नाकर, 84वें स्वर्ण की वार्ता। तो बच्चों, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा कृति से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक थे बच्चों मुंशी इंसा अल्लाह खां। और कमेंट में आप बताएंगे 84वें स्वर्ण की वार्ता किसने लिखी है? पहले का घा है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, जटमल, राजा शिव प्रसाद प्रताप, दौलत राम। गोरा बादल की कथा जो है जटमल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, वो सुख सागर है। कौन सी रचना है? सुख सागर रचना है। कमेंट करके दौलत राम की एक इम्पॉर्टेंट रचना का नाम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पहले का अंगा है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां। देखिए यहाँ पे आ भी गया प्रश्न। तो रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी इंसाअल्लाह खां के द्वारा। अब बच्चों कमेंट में बताएंगे जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का कहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दिल्ली में, मद्रास में, कोलकाता में, वाराणसी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बच्चों कोलकाता में हुई है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे का खा है हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हिंदी के प्रचार बनारस अखबार का प्रकाशन जो है राजा शिव प्रसाद जी ने किया था। विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का गा है हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर जाट, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी गद्य के जन्मदाता जो बच्चों हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों कमेंट में आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का बताएंगे। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य की रचना का नाम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रेम सागर के लेखक हैं इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, जटमल, राजा राम प्रसाद निरंजन। तो बच्चों प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरे का अंगा वाला प्रश्न है प्रेम और परिवार की विधा है। प्रेम और परिवार की विधा है, उपन्यास विधा है, निबंध है, कहानी है, संस्मरण है। तो प्रेम और परिवार की विधा बच्चों उपन्यास है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम इंपॉर्टेंट गद्यांश ले रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है बच्चों। मैं यहाँ पे गद्यांश पढ़ रहा हूँ। आपको परीक्षा में 2 गद्यांश मिलेंगे, कोई एक गद्यांश अटेंड करना है और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। तो 5 × 2 यानी 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। सेम पैटर्न का पद्यांश आएगा, कोई एक ही पद्यांश आपको करना होगा। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके परिवार और शिक्षक की होती है, जिससे वह समाज का एक जिम्मेदार घटक बन सके और अपने विकास में समर्थ हो। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास केवल आर्थिक साधनों से नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना से संभव होता है।
किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सही मानदंड यही है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक हैं। यदि विकास केवल गिने चुने लोगों तक सीमित रह जाए तो उसे वास्तविकता प्रगति नहीं कहा जा सकता। सच्ची प्रगति वह है जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग समान अवसर प्राप्त करे और आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है और उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध कराती है। इसलिए प्रगति का मूल्यांकन करते समय मानवीय मूल्यों, सामाजिक समानता और जीवन स्तर को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न उत्तर यहाँ पे है बच्चों। पहला प्रश्न है उपयुक्त पाठ के शीर्षक का नाम, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो उपयुक्त जो गद्यांश है उसके पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम बताना है। तो ऊपर का जो गद्यांश है यानी प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है प्रगति के मानदंड और इसके लेखक बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए किन तत्वों को आवश्यक बताया गया है। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्य और सामाजिक चेतना को आवश्यक बताया गया है। तीसरा प्रश्न पूछा है बच्चों, लेखक के अनुसार वास्तविक प्रगति क्या है। तो लेखक के अनुसार वास्तविक प्रगति वह है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों और वे आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। चौथा प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति को क्या प्रदान करती है। तो शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है तथा उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का आशय यह है कि किसी देश की प्रगति का मूल्यांकन केवल धन या भौतिक सुविधाओं से नहीं किया जा सकता। जब तक समाज का हर व्यक्ति शिक्षित, स्वस्थ और सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। इसलिए मानवीय मूल्य, समानता और जीवन स्तर ही सच्ची प्रगति के आधार हैं। इसके साथ बच्चों अथवा में प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे अथवा में। अथवा वाला गद्यांश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार परीक्षा में आया है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। पूरा यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए पॉज करके। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से ये औतरिक है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। भाषा किसका अभिन्न अंग है बच्चों। तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। फिर बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निश्चित होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। फिर बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है। तो यहाँ से भाषा संस्कृत ये हाँ पहली से लेके ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या करना है, हमें इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है। तो प्रस्तुत जो आपका वाक्यांश है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है बच्चों कि लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है और संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। फिर बच्चों अगला प्रश्न जो आता है वो पद्यांश पर आधारित है और यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पद्यांश यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रेम माधुरी व्यापक ब्रह्म समय थल पुराण है, हम हो पहचानती प्रेम से यही जग की शान है। प्रेम बिना जग शून्य है, जीवन व्यर्थ समान है। ठीक है। तो ये पद्यांश दे रखा है। ठीक है। तो प्रेम बिना संसार, यहाँ से ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन तीनों लाइनों को क्या करना है, व्याख्यात भी करना है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक प्रेम माधुरी है और कवि हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन मैंने किया है इसकी व्याख्या करनी है। तो कवि का आशा है कि प्रेम के बिना संसार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस जीवन में प्रेम नहीं होता वह खाली और निरर्थक हो जाता है। प्रेम ही जीवन के सार्थकता, मधुरता और उद्देश्य प्रदान करता है।
कवि के अनुसार प्रेम का ब्रह्म से क्या संबंध है? तो कवि के अनुसार प्रेम ही व्यापक ब्रह्म है, अर्थात प्रेम सर्वत्र व्याप्त और वही सृष्टि का मूल तत्व है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कवि ने प्रेम को मानव और भगवान से कैसे जोड़ा है? तो कवि ने कहा है कि प्रेम से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की अनुभूति होती है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, प्रेम माधुरी व्यापक ब्रह्म में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम को सीधे ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए अगला पद्यांश लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लीजिए। कहते आते थे यही अब नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ठीक है, कई बार आया, मैंने लिया है, कई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो पद्यांश के शीर्षक मैथिली शरण गुप्त हैं द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक वाक्यांश से ये अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कैकेयी श्री राम से कहती है, यहाँ से देखिए कि कहते आते थे यही अब नरदेही, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 4 लाइनें हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या में कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दृष्टापूर्ण व्यवहार कर सकती, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। चौथा प्रश्न है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का केवल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार 3 आपको ऑप्शन में आएंगे, तो जिस प्रकार हमने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रखा है जीवन परिचय और फिर उनकी कृतियाँ, तो ऐसे ही आपको लिखना है। हजारी प्रसाद की पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। हजारी प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। उपन्यास है इनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। इनके निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार और विवेक, साहित्य की भूमिका। आलोचना एवं अन्य कृतियाँ इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, कबीर। फिर इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखिए 3 कवियों के नाम होंगे जिनका साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कृतियों का उल्लेख करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा हुआ है, और ऐसे ही आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इनकी कृतियों की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, अधिखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुक्मणी परिणय। फिर बच्चों जो आता है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे या फिर ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो लाठी कहानी का उद्देश्य हमने लिख रखा है, पूरा पॉज करके आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और सेम एज ए एग्जाम में लिखना है। फिर आपका 7वां प्रश्न होता है बच्चों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हैं बच्चों, आपके ज़िले में जो चल रहा है उसका प्रश्न यहाँ पे आप अटेंड करेंगे। खंड खा जो आ जाता है अनिवार्य संस्कृत। 8वां प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमने गद्यांश लिखा है और इस गद्यांश को पढ़ लीजिए और इसके आधार पर ये जो संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है, जिसका अनुवाद भी हमने ये लिख रखा, तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद दूसरा हमने इम्पोर्टेंट आपको गद्यांश बता दिया, ठीक है, ये गद्यांश पढ़िए और इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, और मैंने पूरे गद्यांश का यहाँ अनुवाद भी लिख दिया, तो पूरा अनुवाद आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर बच्चों इसी प्रकार आपका श्लोक आता है। तो दिए गए श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने के 2 और अनुवाद लिखने के 5, तो कुल मिला के 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ये वाला लिखा है, ये वाला लिया है श्लोक, और जिसका संदर्भ के प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षाखंड से उद्धृत है, जिसका यहाँ पे अनुवाद लिख रखा है, पढ़ लीजिए। इसी प्रकार दूसरा हमने इम्पोर्टेंट श्लोक दे दिया, ये भी आप तैयार कर लीजिए, ये भी बोर्ड परीक्षा में आता है।
और ये जो है नृपति दृलीपा नामक पाठ से यह उद्धृत है, जिसका यहाँ पे अनुवाद भी लिख रखा है। फिर बच्चों आपके प्रश्न उत्तर आएंगे संस्कृत में, तो 4 प्रश्न उत्तर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को आप तैयार कर लीजिए। और रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का आएगा। तो ये हो गया रस से, और ये हो गया अलंकार, और ये हो गया छंद, चौपाई या छंद। तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको निबंध तैयार करना है, 9 नंबर का आएगा। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट निबंध बता रहा हूँ इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर आपका आ गया बच्चों महात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो मह प्लस आत्मा। देवर्षि में कौन सा संधि है, तो बच्चों यण संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद हो, विद्या प्लस आलय। फिर यहाँ पे पूछा है त्रिलोचना में करके समास विग्रह का नाम लिखिए। त्रिलोचना में बहुव्रीहि समास है बच्चों, नीलकंठा में कर्मधारय समास है, और राजपुत्रा में तत्पुरुष समास है। फिर बच्चों पत्र लिखने के लिए आएगा, तो यहाँ पे 2 पत्र आपको मिलेंगे, कोई एक पत्र आपको अटेंड करना है। तो यहाँ पे विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एज इट इज़ आपको कॉपी कर देना है पूरा, ठीक है, ऐसे ही पूरा लिखना है आपको। फिर 14वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो लघुत्तम में बच्चा त्वा धातु है, और निम्नलिखित में से किसी शब्द में प्रत्यय लिखे, तो बलवान में वतु प्रत्यय है। फिर रेखांकित पदों में किसी एक के पद में प्रयुक्त व्यक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामम अभिता में द्वितीय विभक्ति है। कमेंट करके बताएंगे श्री गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है।